बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स जिनकी तैयारी नहीं हुई उनके लिए हमको एक रिवीजन फार्मा ये कैटरंग से मैं करवा रहा हूँ इंशाल्लाह। आज का हमारा टॉपिक है एंटीसाइकोटिक्स। ये यहाँ पे बहुत मुश्किल लिखा हुआ है। इसमें दो सवाल बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक तो जो न्यूअर और ओल्डर हैं या टिपिकल एटिपिकल, इनका डिफरेंस क्या है, एंटीसाइकोटिक्स का इनके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं, इनके यूजेस क्या हैं, और दूसरा जो है वो लिथियम है, उसके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं और यूज़ भी उसका इंपॉर्टेंट है। इंशाल्लाह ताला आपको एक पिक्चर भी मैं लगाऊंगा जिससे आपके लिए ये आसान हो जाएगा। पहली बात है कि इनके नाम कैसे याद करने हैं। जो क्लासिक ड्रग्स थी यानी जो टिपिकल थी उनका मैंने एक फार्मूला बनाया है। जो साइको बंदा होता है वो क्लो फ्लो थायो ट्रिफ्लो बोलता रहता है। ठीक है, साइको बंदा क्लो फ्लो हेलो थायो ट्रिफ्लो बोलता रहता है। क्लो से क्या है क्लोरप्रोमाजीन, फ्लो से क्या है फ्लोफिनाजीन, हेलो से क्या है हेलोपेरिडोल, थायो से थायोरिडाजीन और ट्रिफ्लो से ट्रिफ्लोपेराजीन। साइको बंदा क्लो फ्लो हेलो थायो ट्रिफ्लो बोलता रहता है। और जो न्यूअर एजेंट्स हैं इनका फार्मूला मैंने बनाया था अरे कुकर जिप्रा। अरे ARI एरिपिप्राजोल, कुकर COQR। सी से क्लोजापिन, ओ से ओलेंजापिन, क्यू से क्विटापिन, आर से रेस्पेरिडोन और जेब्रा से जिप्रासिडोन। अरे कुकर जेब्रा एरिपिप्राजोल, क्लोजापिन, ओलेंजापिन, क्विटापिन, रेस्पेरिडोन और जिप्रासिडोन। ये आपने याद करनी है। इसके अलावा क्लासिक ड्रग जो है वो लिथियम है। और न्यूअर एजेंट्स आपने पहले भी आपको ये इंशाल्लाह मैं एंटी एपिलिप्टिक वाले चैप्टर में पढ़ाऊंगा। वालप्रोइक एसिड, बहुत से इसके यूजेस हैं। मिर्गी का आपको पता है एपीवाल के नाम से आती है। कार्बामेज़ेपिन भी मिर्गी में यूज होती है, टेग्राल के नाम से आती है। क्लोनाज़ेपाम आपको पता है बेंजोडियाज़ेपिन है। ओलेंजापिन पहले भी हमने कुकर जिप्रा में पढ़ा है। साइको बंदा क्लोफ्लो थायो ट्रिफ्लो हेलो बोलता रहता है। अब इन दोनों में फ़र्क क्या है, टिपिकल एंटीसाइकोटिक्स और एटिपिकल एंटीसाइकोटिक्स, ये पर आपका क्वेश्चन है। पहले तो आपने इन दोनों के नाम लिख देने हैं, इधर ये हैं इधर ये हैं। दूसरे नंबर पे जो टिपिकल हैं ये दे ब्लॉक द D2 रिसेप्टर, और जो न्यूअर हैं ये D1 को भी ब्लॉक करते हैं, D2 को, D4 को और सेरोटोनिन रिसेप्टर को। आपने ये बताना है कि आसान पहले ये जो ओल्डर थे ये चीपर थे, जो आजकल के न्यू हैं ये जो है बहुत महंगे हैं, इसलिए लोगों को इस्तेमाल करने में मसला होता है। ये जो पुराने थे टिपिकल दे बिलोंग टू द फिनोथायाजीन या ब्यूटायरफिनोन, या इधर इन्होंने लिखा हुआ है थायोजेंथीन ग्रुप से, जबकि जो न्यू हैं दे आर केमिकली डाइवर्स ग्रुप। अच्छा, अब साइड इफेक्ट प्रोफाइल में फ़र्क है। मोर एक्स्ट्रा पैरामिडल साइड इफ़ेक्ट्स हैं ओल्डर के। एक्स्ट्रा पैरामिडल साइड इफ़ेक्ट्स ठीक होते हैं। हमारी एक दवाई होती है जिसको अभी मेरे ज़हन में नहीं आ रहा, मैं आपको बताऊंगा। अच्छा, ये डिस्टोनिया डिस्किनेसिया एक्थेसिया करवाते हैं। डिस्टोनिया का मतलब है कि बताएं बेटे, डिस्टोनिया का मतलब फेसिकुलेशन, स्टोन बहुत ख़राब हो जाती है, कंट्रैक्चर स्ट्विचिंग होती है। डिस्किनेसिया का बता दें, एबनॉर्मल मूवमेंट्स। वेरी गुड। और एक्थेसिया होता है रेस्टलेसनेस, जैसे बेचैनी होती है। तो बेसिकली मसल्स मूवमेंट का डिसऑर्डर होता है इनमें। और इसके ये एक दो होती है कैम्प्रो प्रोसाइक्लिडीन से ये ठीक होते हैं। आमतौर पे 5 मिलीग्राम की आती है, मेरे जहन से उसको निकल गई। और जो न्यूअर है इनमें लेस एक्स्ट्रा पैरामिडल साइड इफेक्ट होते हैं। हमारे BIU में एक बंदे को मेटोक्लोप्रोमाइड से हुए थे साइड इफेक्ट्स, तो उसको वो डिस्पेंसर हमारे पास ले आए थे, तो कैंप्रो पे वो ठीक हुए। बड़े ये परेशान कौन होते हैं, बच्चे ऐसे उल्टे पुल्टे हरकतें शुरू कर देता है और कंट्रोल से बाहर और अटेंडेंट पैनिक हो जाते हैं, तो आपको याद होने चाहिए। अच्छा, जो पुराने थे टिपिकल, ये जो हमारी स्किज़ोफ्रेनिया होती है, इसकी 2 किस्म की सिम्टम होती हैं, एक पॉजिटिव सिम्टम और एक नेगेटिव सिम्टम्स। पॉजिटिव सिम्टम मतलब है कुछ चीज़ों में ज़्यादा हो जाती हैं, जैसे सुसाइड का थाट्स उनको ज़्यादा होता है, फॉल्स बिलीफ उनमें ज़्यादा होता है कि मैं पाकिस्तान का वज़ीर आज़म हूँ या क़यामत आने वाली है। और इसी तरह डिल्यूजन और हेलुसिनेशन है, यानी खुद ब खुद आवाज़ें उनको सुनाई देती हैं और चीज़ें देखना, तो ये चीज़ें पॉजिटिव सिम्टम होती है, ये उनको कम कर देती। और जो नेगेटिव सिम्टम होती हैं उनको ये करेक्ट नहीं करती थी। नेगेटिव सिम्टम ये काम का नहीं हूँ मैं, बिल्कुल मतलब है कि इस दुनिया में मेरी कोई वैल्यू नहीं है, वो अपने आप को बिल्कुल फारिग समझता है। तो नेगेटिव सिम्टम ज़्यादा ख़तरनाक थी। इनका इलाज जो है वो बाद में जो न्यूअर एंटीसाइकोटिक्स से उन्होंने किया।
अच्छा, न्यूरोलेप्टम लिग्नेंट सिंड्रोम होता है जिसमें मसल कंट्रैक्शन होता है, एक्टिन मायोसिन ब्रिज बनते हैं, स्वेट ग्लैंड फारग हो जाते हैं और टेम्परेचर जो है इनका काफ़ी ये बढ़ जाता है, 40 तक चला जाता है, एंजाइम काम करना शुरू, डेथ भी करवा सकता है। इसके लिए एक दवाई है डेंट्रोलिन। ये ओल्डर या टिपिकल एंटीसाइकोटिक से होता था और डेंट्रोलिन से ठीक होता था। और जो न्यूअर है इनमें इतना ज़्यादा नहीं है। इनमें एक जो पुरानों में है थायरोइडाजीन, ये कार्डियक कंडक्शन डिफेक्ट्स करवाती थी और रेटिनल डिपॉजिट्स करवाती थी। इधर हमारे पास एक और दवाई अमियोड्रोन हमने पढ़ा है, वो भी कार्निया में डिपॉजिट्स करवाती है, तो दोनों के साइड इफेक्ट्स आपको आने चाहिए। और क्लोजापिन जो है वो एक ग्रेनुलोसाइटोसिस कराती है, हर साल ऑब्जेक्टिव में आता है। दूसरी दवाई जो न्यूमर्काजोल या कार्बिमाजोल है, एंटी थायराइड ड्रग है, वो भी एक ग्रेनुलोसाइटोसिस, दोनों एमसीक्यू में आते हैं। अब क्विटापिन है, रेस्पेरिडोन है, ये क्यूटी प्रोलॉन्गेशन करते हैं। मैंने आपको एंटी डिप्रेसेंट का भी बताया था कि एसएसआरआई क्यूटी प्रोलॉन्गेशन करते हैं। इसके अलावा एट्रोपिन लाइक साइड इफेक्ट्स हैं। एट्रोपिन का आपको हमने पढ़ा था, ड्राई एज बोन, रेड एज मैट, बैड एज ब्लाइंड। तो ये उस तरह कॉन्स्टिपेशन, यूरिनरी रिटेंशन और पोस्चरल हाइपोटेंशन, ये साइड इफेक्ट्स टिपिकल एंटीसाइकोटिक्स के हैं। तो इंशाल्लाह ये मैं पेज भी पब्लिश करूँगा, आपको आसानी होगी। ये तो आपको सब सारे के सारे जो है वो आने चाहिए। तो इसके बाद जो है ये जो हमारे सारा ये पहले 2 सफ़े हैं, इनमें कोई ख़ास काम की बात नहीं लिखी हुई। एक एमसीक्यू का पॉइंट है कि हेलोपेरिडोल जो है वो H1 रिसेप्टर ब्लॉक नहीं करती। यूजेस आपको पता है, बाइपोलर डिसऑर्डर में ये होता है कि एक दफ़ा बंदा फुल खुश हो जाता है और अगली दफ़ा जिन 2 दिन 4 दिन के बाद फिर फुल डिप्रेशन में, मेरे लिए ज़िंदगी बेकार है, सुसाइड तक चला जाता है। तो जो ऊपर वाला फेज़ है उसको मेनिया और हाइपोमेनिया कहते हैं, उसमें बहुत बातें कर रहा होता है, और जो डिप्रेशन में है तो उस वक्त वो फारिग हो जाता है। तो इसके लिए ये अब इन्होंने लिखा है कि मैं आपको बताता हूँ इनके यूजेस। मेनिया में लिथियम यूज़ होता है, एक्यूट मेनिया में वाल्प्रोइक एसिड भी यूज़ हो सकता है। उसके बाद है कि मेंटेनेंस ऑफ बाइपोलर डिसऑर्डर, एक तो आज हुआ है फिर अगली दफ़ा मूड चेंजेस ना हो, जैसे अप्स एंड डाउन्स होते हैं ईसीजी के, तो ऐसे होता है। अब इसकी मेंटेनेंस का वही इलाज है। स्किज़ो अफेक्टिव डिसऑर्डर, शिज़ोफ्रेनिया वही है जिसमें वो बंदा कहता है आवाज़ें आ रही हैं, ये छपकली मेरे से बातें करती है, मेरे ख्वाब में वज़ीर आज़म आता है, तो इस तरह की बातें, मुझे बब्बर शेर नज़र आ रहा है, ये मुख्तलिफ हेलुसिनेशंस होती हैं। अच्छा, मोलिनडोन है, ये यूज़ होती है टोरेट सिंड्रोम में, ये आपने याद रखना है, और अल्जाइमर डिजीज़ में भी जो है वो यूज़ होती है, न्यूअर और पार्किंसन डिजीज़ में भी। तो ये 4-5 यूज़ हैं बेसिकली। बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर, स्किज़ो अफेक्टिव डिसऑर्डर, एक्यूट फेज़ हो या उनके क्रॉनिक का मेंटेनेंस फेज़ हो, तो ये सारी वहाँ पे यूज़ होती हैं। इसके अलावा जो प्रोक्लोरपेराजीन है, ये उल्टी का भी इलाज है, ये जो हमारा जीआईटी वाला चैप्टर है वहाँ पे भी लिखी हुई है। और ख़ारिश का भी, क्योंकि H1 ब्लॉकर हैं तो हिस्टामिन रिलीज़ होती है तो ख़ारिश होती है, एंटीप्रोराइटिस का भी इनका इफेक्ट आता है। उसके बाद मैं आपको बताऊं कि साइड इफ़ेक्ट्स अक्सर तो मैंने सारे कवर कर दिए हैं, एट्रोपिन लाइक पोस्टल हाइपोटेंशन। अच्छा, ये जो न्यूअर एंटी जनरेशन थे इनके मैंने साइड इफ़ेक्ट्स एक जगह ये 2-3 स्पेशल हैं जो बताना भूल गया हूँ। एक तो वेट गेन करवाते हैं ये, और वेट गेन के बाद डायबिटीज़ होता है और कोलेस्ट्रॉल एलिवेटेड होता है जिसको हम मेटाबॉलिक सिंड्रोम कहते हैं। तो ये चारों चीज़ें हैं, और ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों सिम्टम को, स्किज़ोफ्रेनिया को ट्रीट करते हैं। बस बाकी इंशाल्लाह आपको सारा जो है वो इसमें पता है। तो आगे हम देखते हैं कि हमारे पास जो है वो लिथियम है। लिथियम का ये कि मैनिक फेज़ ऑफ बाइपोलर डिसऑर्डर में यूज़ होता है और एक्यूट फेज़ में ज़्यादा यूज़ होता है, और अगर ये एक्ट ना करे तो एपीवाल या वाल्प्रोइक एसिड वो इससे भी अच्छी दवाई है, और मैंने जो देखा है वो एक्यूट फेज़ में एपीवाल देते हैं और क्रॉनिक फेज़ में लिथियम। अच्छा, लिथियम की नैरो थेराप्यूटिक विंडो है, यानी थोड़ी सी इसकी ज़्यादती होगी तो बहुत ज़्यादा नुकसान कराएगा, जैसे थियोफैलिन की है। इसकी इन्होंने लिखा है कि 0.8 to 1.2 मिली इक्विवेलेंट इसकी डोज होनी चाहिए, इसकी डोज ब्लड में चेक करने चाहिए लेवल। वैंकोमाइसिन एक और दवाई है, और जो CNI हैं टेक्रोलिमस, उनकी भी जो है डोज ये चेक होती है। आपके लिए काम के लिए वैंकोमाइसिन और लिथियम है और थियोफैलिन है, और मेंटेनेंस डोज जो है वो इसकी 0.4 to 0.7 मिली इक्विवेलेंट होनी चाहिए, और शुरू में 0.8 to 1.2 जो है इसकी थेराप्यूटिक कंसंट्रेशन। अब ये कंसंट्रेशन कैसे बढ़ेगी? अगर पानी निकल गया जिस्म से तो ये बढ़ जाएगा, जैसे डिहाइड्रेशन है, कोई आपने डाइयूरेटिक यूज़ किया, लूप हो जाता है, ज़ायड हो, और एनसेड वैसे गुर्दे को ख़राब करती हैं, तो लिथियम और जो है वो बॉडी में रह जाएगा। मेकैनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? हमने पढ़ा था एनोसाइटोल 3 फास्फेट और डाइएसाइल ग्लिसरॉल होते हैं, ये उन दोनों को लोअर कर देता है। DAG भी नीचे जाएगा, IP3 भी नीचे जाएगा, और इस तरह ये एक्ट करता है। अभी पुअरली अंडरस्टूड है, यूज़ आपको पता है।
बाइपोलर डिसऑर्डर में यूज़ होता है मेंटेनेंस थेरेपी के तौर पे। और मूड की जो अप्स एंड डाउन्स होती हैं, एक लाइन रहती है नॉर्मल, कभी ऊपर चला गया नॉर्मल से, कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, तो ये उसको बेस लाइन पे ले आता है यूजुअली। और सुसाइड को प्रोटेक्ट करता है, सेल्फ हार्म को प्रोटेक्ट करता है। ये अकेला काम नहीं करता, इसके साथ एंटी डिप्रेशन भी देनी पड़ती हैं और बाद औक़ात और भी एंटीसाइकोटिक एजेंट्स देने पड़ते हैं। टॉक्सिसिटी इसका एक फार्मूला है लिथियम, एल से ल्यूकोसाइटोसिस। जो स्टेरॉइड्स हैं इनमें भी WBC बढ़ जाते हैं, ये दो का साइड इफेक्ट हो गया। ल्यूकोसाइटोसिस, आई से अपना ट्रेमर्स जो है, इंटेंशनल ट्रेमर, ये आपको पता है। जो ट्रेमर दूसरी दवाई है थियोफिलिन और बीटा 2 एगोनिस्ट जो हैं हमारे साल्बुटामोल, फार्मेट्यूरोल, एंडाकेटोरोल, वो भी ट्रेमर्स करवाते हैं। टेराटोजेनिक है, यानी नर्सिंग मदर को नहीं देना चाहिए। और ये एपगार स्कोर बच्चों जब पैदा होते हैं तो उनका अपीयरेंस होती है, पल्स होती है, ग्राइमेस, मुट्ठी वगैरह बंद करना, एक्टिविटी होती है, रेस्पिरेटरी रेट होता है, यानी बच्चा 10 में से कितनी % ठीक है, 10/10 होता है, 4/10, तो ये उसको कम करती है। एपगार स्कोर का लिखा हुआ है। अच्छा, ये टेराटोजेन, बाकी हमारी कैप्टोप्रिल, लिसिनोप्रिल जो एस इनहिबिटर हैं वो भी टेराटोजेनिक है। और इसके अलावा हाइपोथायराइडिज्म इन्होंने लिखा है, आमतौर पे गोइटर के प्रॉब्लम करती है। दूसरी जो हमारी दवाई थी अम्योड्रोन, अम्योड्रोन जो है वो भी हमारे थायराइड के प्रॉब्लम्स करती है। उसके बाद है डायबिटीज इंस्पेडस करवाती है ये। जो थायराइड डायूरेटिक्स हैं वो नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंस्पेडस वो भी करवाते हैं, दोनों का आपको पता होना चाहिए। लिथियम के उसके बाद यू से यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस है, और एम से है मेटालिक टेस्ट जो कि फ्लैजिल भी करवाती है, और ये एडीमा भी करवाते हैं। एडीमा कैल्शियम चैनल ब्लॉकर भी करवाते हैं और ये भी करवाते हैं। इसके अलावा तो मेरे ख्याल में इन्होंने लिखा है वाल्प्रोइक एसिड और कार्बामेज़ेपिन लेमोट्राइजीन के साथ यूज़ हो सकता है। अच्छा, हार्ट की एक एनोमली होती है एब्स्टीन एनोमली, इसका इंडिया में इसकी सर्जरी होती है। ये इससे जो टेराटोजेनिक इफेक्ट है वो एब्स्टीन एनोमली हो सकता है। और स्किन पे छोटे छोटे एक्नीफॉर्म लीजन्स हो सकते हैं। एंटी कैंसर ड्रग में मैंने बताया था कि ब्लियोमाइसिन से भी ब्लिस्टर होते हैं, और जो मीक्लोरिथामीन है उससे भी ब्लिस्टर होते हैं। तो अब स्किन एरप्शन वाली और एक दवाई आ गई है, वो हमारी लिथियम है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए इंशाल्लाह ताला हेल्पफुल होगी, और बाकी भी सारी फार्मा आहिस्ता आहिस्ता आपको इंशाल्लाह गाइड करेंगे। थैंक यू।